नमस्कार मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने सभी यूरोपीय कंपनियों की चर्चा कर ली थी और हल्का सा हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी उस राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी, संघर्ष की स्थिति बनी, उस संघर्ष की स्थिति को या उस युद्ध की स्थिति को 3 युद्धों के रूप में देखा गया है और इन तीनों युद्धों को कर्नाटक युद्ध या कार्नेटिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं जो कर्नाटक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये 1746 से 48 तक हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 1746 से 1748 तक, यानी 2 वर्ष तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध के अगर हम कारण की बात करें तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो क्या था। तो इसका जो कारण था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। अब ये देखिए, समझिए इस चीज को। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप में एक कंट्री थी और जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय यूरोप में या ऑस्ट्रिया के अंदर उत्तराधिकार को लेके संघर्ष चल रहा था। उत्तराधिकार को लेके संघर्ष चल रहा था और इस उत्तराधिकार के युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस यानी इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। एक दूसरे के विरोधी होने के साथ साथ उनमें वहाँ मतभेद था और उस मतभेद का जो प्रभाव था वो भारत में भी दिखाई दिया। तो इसका जो मूल कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विस्तार, कह सकते हैं कि उसका प्रभाव भारत में भी दिखाई दिया। अब इस युद्ध में क्या हुआ वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस समय जो फ्रांसीसी सेना के गवर्नर थे, डुप्ले नाम था उनका। डुप्ले ने क्या किया, अंग्रेजों के जो अधिकार क्षेत्र में था मद्रास उस समय अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में था, उस हिस्से को डुप्ले ने जीत लिया, डुप्ले ने अपने कब्जे में ले लिया। जब डुप्ले ने मद्रास क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया तो उस समय अंग्रेजी सेना या अंग्रेज जो थे वो इस स्थिति को लेके कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास पहुंचे कि इस स्थिति में हमारी मदद कीजिए। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप किया और उस हस्तक्षेप के बावजूद डुप्ले ने मद्रास से कब्जा नहीं छोड़ा। जब मद्रास से कब्जा नहीं छोड़ा, ये चीज़ अनवरुद्दीन को थोड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने कहा एक विदेशी शक्ति, विदेशी ताकत हमारे यहाँ व्यापार कर रही है और हमारी बात को नहीं माना गया। तो उन्होंने फ्रांसीसी सेना के साथ, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के मध्य एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को इतिहास में सेंट थोमे, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे अड्यार का युद्ध भी कहा जाता है। सेंट थोमे या अड्यार के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध हुआ था 1748 में। कब हुआ था? 1748 में। अब इस युद्ध की महत्वपूर्ण विशेषता ये है, ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है, इस युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की पराजय हो गई। किसकी पराजय हो गई? फ्रांसीसी जीत गए। इस युद्ध में फ्रांस जो था वो विजयी हुआ। भूमिका जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए है कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन फ्रांसीसी सेना से हार गए और ये किसी भारतीय सम्राट की विदेशी शक्ति द्वारा या विदेशी सेना द्वारा भारत में प्रथम हार थी। अब इस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके एक संधि हुई जिसे ए ला सापेल की संधि कहा जाता है। ए ला सापेल की संधि कहा जाता है और ये संधि हुई है 1748 में।
1748 में ये संधि हुई और इसी संधि के तहत ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का भारत की राजनीति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। भारत में जो व्यापारिक स्थितियां थी उनको लेके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ा। क्या कारण था? इस ए ला सापेल की संधि के तहत क्या किया गया, जो मद्रास क्षेत्र था, इस मद्रास क्षेत्र को अंग्रेजों को वापस दे दिया गया। मद्रास क्षेत्र अंग्रेजों को वापस मिल गया और फ्रांसीसियों को मिला यूएसए यानी अमेरिका में एक जगह थी लुईबर्ग, ये फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गई। तो अंग्रेजों को मद्रास प्राप्त हो गया, फ्रांसीसियों को लुईबर्ग प्राप्त हो गया। बराबर की स्थिति पे ये मामला निपट गया। जब ये पैरेलल यानी बराबर यानी समान रूप से ये मामला, ये युद्ध जो है संधि के तहत समाप्त हो गया, इसका प्रभाव भारत की स्थिति पर कुछ नहीं पड़ा। लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की जो कमजोरी थी या भारतीय राजनीति की जो कमजोरी थी, राजनीतिक जो एकता की जो कमी थी, जो राजनीतिक एकता की एकीकरण की जो कमी थी, उसको उजागर कर दिया। और यहीं से धीरे धीरे ये हुआ कि जो विदेशी शक्तियां थीं, विशेष रूप से अंग्रेज, उनको ये दूरगामी परिणाम दिखाई दे रहे थे कि यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है उसको दबाकर स्वयं एक सत्ता स्थापित की जा सकती है। देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें, द्वितीय युद्ध की बात करें तो जस्ट उसके एक साल बाद यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध ए ला सापेल की जो संधि हुई उसके जस्ट एक साल बाद, और ये 1749 में प्रारंभ हो गया और ये युद्ध चला 1754 तक, यानी 5 वर्ष ये युद्ध चला। वो 2 वर्ष चला था और ये युद्ध चला है 5 वर्ष। अब इस युद्ध के जो मुख्य कारण थे या इस जो युद्ध की पृष्ठभूमि थी उसकी अगर हम बात करें तो जहां प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारणों की जो जड़ थी वो यूरोप में थी, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो जड़ें थी वो भारत में ही थी। आप लोगों को मैंने बताया है कि यहाँ की जो राजनीतिक, अभी जस्ट मैंने कहा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में इनकी जो कमी थी, राजनीतिक एकीकरण की जो कमी थी वो उजागर हुई और उसका फ़ायदा जस्ट एक साल बाद ही दोनों कंपनियां उठाने लगी। यहाँ हैदराबाद जो इसके कारण में है, हैदराबाद और कर्नाटक, ये 2 स्वतंत्र राज्य थे। हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने की थी। सादत खान निजामुल मुल्क उनका नाम है। इनकी मृत्यु के बाद यहाँ उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और चांदा साहब, जिन्हें चांदा साहब भी कहा जाता है, उनके मध्य गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। अब इन दोनों जगहों पर, हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगहों पर एक पक्ष को अंग्रेज ने सपोर्ट किया, एक पक्ष को फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया। तो ये हैदराबाद और कर्नाटक की जो स्थिति बनी, इसको लेके फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में युद्ध की स्थिति बन गई। इस युद्ध के दौरान जो सबसे बड़ी घटना घटी वो था अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध लड़ा गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान और ये युद्ध लड़ा गया 1749 में। इसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल क्लाइव, जो अंग्रेज एक सैनिक थे, अंग्रेज सेनानायक थे कर्नल क्लाइव, उनको आगे हम बताएंगे, रॉबर्ट क्लाइव, इनकी बहुत भूमिका रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में और उसका विस्तार करने में। कर्नल क्लाइव की अगर हम बात करें, इसी युद्ध के दौरान क्लाइव ने आरकाट का घेरा डाला, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। आरकाट का घेरा डाला। ये युद्ध जो है 1755 में एक संधि हुई पांडिचेरी की, उसके तहत इसको समाप्त किया गया। और इस युद्ध में भी वही हुआ। पांडिचेरी की संधि के तहत, पांडिचेरी संधि, इस संधि के तहत क्या किया गया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जो एक दूसरे के क्षेत्रों को पर कब्जा किया था, वो क्षेत्र उनके क्षेत्र उनको वापस कर दिए गए और ये युद्ध की जो है समाप्ति हो गई।
अब देखते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें, तृतीय, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था 1756 से 63 तक चला है। 1756 से 63 तक चला है और ये 7 वर्ष, इसकी जो अवधि रही वो कितनी थी? 7 वर्ष थी। इस युद्ध के अगर हम कारण की बात करें, जहां प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारणों की जड़ें यूरोप में थी, उसी प्रकार तीसरे कर्नाटक युद्ध की जड़ें भी यूरोप में थी। यूरोप में एक कंट्री का नाम हम पहले ले चुके हैं, ऑस्ट्रिया, और दूसरी कंट्री थी प्रसा। क्या था? ऑस्ट्रिया और प्रसा। इन दोनों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी और इन दोनों कंट्रियों को अलग अलग ब्रिटेन और फ्रांस ने सपोर्ट किया। जहां ऑस्ट्रिया को फ्रांस ने सपोर्ट किया, वहीं प्रसा को इंग्लैंड ने सपोर्ट किया। और जब इन दोनों ने एक दूसरे विरोधी शक्तियों को सपोर्ट किया, विरोधी देशों को सपोर्ट किया, तो इनमें भी ये स्थिति संघर्ष की बन गई। जब ये संघर्ष की स्थिति यूरोप में बन गई तो उसका परिणाम भारत में भी दिखाई दिया, और ये युद्ध जो है लगातार चलता रहा। और इस युद्ध में जो सबसे प्रमुख घटना घटी वो युद्ध लड़ा गया वांडीवास का युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें, अंग्रेजी फ्रांसीसी युद्ध से अगर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है तो वो यही है, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध। और ये जो वांडीवास का युद्ध है, ये 1760 में फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच बिल्कुल आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया। और इस युद्ध में महत्वपूर्ण जो घटना घटी वो ये हुई, फ्रांसीसियों का पतन हो गया, यानी फ्रेंच सेना इसमें हार गई और ये पतन हो गया, फ्रांसीसियों का पराजय हुई। और पराजय ही नहीं हुई बल्कि ये युद्ध जो था निर्णायक साबित हुआ, निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध के पश्चात, तो कहने का मतलब क्या है, वांडीवास के युद्ध 1760 के पश्चात फ्रांसीसियों की पराजय हुई और ये उनके लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों का जो स्तर था वो केवल और केवल व्यापारियों का रह गया और अंग्रेज़ों के लिए यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था और जो उनके उच्चतम स्तर तक पहुंचने का रास्ता था, एक पीक पॉइंट पर उनको पहुंचाने के लिए एक टर्निंग पॉइंट उनके लिए बना। अब इस पॉइंट से एक प्रश्न और पूछता है कि इस युद्ध में जो अंग्रेजी सेना नायक थे, अंग्रेजी सेना का जिन्होंने नेतृत्व किया वो थे आयरकूट। कौन थे? आयरकूट। और जो फ्रेंच सेना के सेना नायक थे जिन्होंने फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया वो थे काउंट लाली। कौन थे? काउंट लाली। अब इस युद्ध की अगर हम बात करें, इस युद्ध के बाद पेरिस में एक संधि हुई जिसे पेरिस संधि के नाम से जाना जाता है, जो 1763 में हुई है। पेरिस की संधि 1763 में हुई है। इस संधि के तहत क्या हुआ, ये युद्ध समाप्त हो गया और ये स्थिति मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये युद्ध फ्रांस के लिए और ब्रिटेन के लिए निर्णायक साबित हुआ। तो ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य भारत में जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी, राजनीतिक हस्तक्षेप की जो नीति थी, उसके तहत जो 3 संघर्ष हुए उसकी मैंने चर्चा की। इसे आप लोग समझ लीजिए, इससे लाभ उठाइए। अब इससे आगे की जो चर्चा है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।